नमः जनभाषायै संस्कृताय मित्रों श्री गुरुवे नमः वंदे वेदमातरं संस्कृतवाय तेजेंद्रण सरल संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उस विषय को जानेंगे जिस विषय के लिए आप सभी लोग बहुत उत्सुक होंगे और इस विषय से आप लोगों के अंदर नई नई जानकारियाँ प्राप्त होंगी। मैं भी इस विषय पर बहुत लंबे समय से अध्ययन कर रहा हूँ। आज मेरा अध्ययन पूर्ण हो गया, इसलिए मैंने इस विषय पर भी वीडियो बनाना उचित समझा। आज हम जानकारी जुटाएंगे अलंकार के बारे में। हम पिछले वीडियो में अलंकारों का सामान्य परिचय जान चुके हैं। अलंकारों का किस प्रकार का स्वरूप होता है, वह किस प्रकार से कार्य करते हैं, यह हम पिछली वीडियोस में जान चुके हैं। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि अलंकार का एक और भेद है शब्दालंकार। उस शब्दालंकार के अंदर अनुप्रास अलंकार आता है। अनुप्रास अलंकार किस प्रकार का होता है, उसके कितने भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण के लिए आपने अध्ययन किया हो, हिंदी साहित्य का, तो हिंदी साहित्य में आपने एक उदाहरण अवश्य सुना होगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अबनी और अंबर तल में। एक खंड काव्य है मैथिली शरण गुप्त का पंचवटी, उसकी यह पंक्तियां हैं, प्रारंभिक पंक्तियां, और उनमें ही उन्होंने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया। तो हिंदी में और संस्कृत में जिस प्रकार का अलंकार है वह एक ही समान है, पर हिंदी में उसके कितने भेद हैं मैं उसे नहीं जानता। संस्कृत में उसका जो भी स्वरूप है वह मैं आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। हम अलंकारों की जो जानकारी है वह काव्य प्रकाश के माध्यम से जुटाएंगे। अन्य ग्रंथ भी हैं, जैसे साहित्य दर्पण है, अलंकार के और भी ग्रंथ हैं, और पीयूष वर्ष जयदेव विरचित चंद्रालोक भी है। पर हम अलंकार के लिए सबसे उचित पुस्तक मैंने समझी वह काव्य प्रकाश है। हम काव्य प्रकाश से ही अध्ययन करेंगे। तो अनुप्रास अलंकार, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संस्कृत में अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास अलंकार दो प्रकार का होता है संस्कृत में, एक शब्दानुप्रास, एक वर्णानुप्रास। तो यहाँ हमने पहले वर्णानुप्रास लिया। वर्णानुप्रास जहाँ वर्णों की उचितता और साम्यता देखी जाती है, वर्णों की समानता देखी जाती है, उसे वर्णानुप्रास कहा जाता है। और शब्दानुप्रास वह होता है जहाँ सिर्फ 2-3 शब्दों या 2-3 वर्णों का ही अंतर होता है, बाकी पूरे शब्द एक से ही होते हैं, उसे हम शब्दानुप्रास कहते हैं। उसके बारे में भी हम जानेंगे, उसे लाटानुप्रास कहा जाता है, लाट अनुप्रास। यहाँ हम वर्णानुप्रास अर्थात वर्ण अनुप्रास के बारे में जानेंगे। तो काव्य प्रकाश में श्लोक के माध्यम से कहा गया काव्य प्रकाशकार ने कि वर्ण साम्यम अनुप्रासः, वर्ण की साम्यता ही अनुप्रास है। कौन से वर्णों की? अब वर्ण किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। मान लीजिए किसी भी एक स्वर सहित किसी व्यंजन की आवृत्ति हो रही है, तो आगे अगर उसका व्यंजन बदला भी जाए, यानी यहाँ टी है और आगे टू हो जाए, तो फिर भी उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, वह भी एक प्रकार का वर्ण साम्यता है। वहाँ टा की आवृत्ति हुई है, इसलिए वह अनुप्रास ही होगा। पर जब हम साहित्य दर्पण पढ़ते हैं तो साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ जी लिखते हैं कि अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्, यानी अनुप्रास शब्दों का साम्यता तो है अनुप्रास में, पर वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्, वही उन्होंने कहा कि स्वर की भिन्नता होने पर भी यदि शब्द जो बाकी के शब्द हैं उनकी साम्यता है, बाकी के जो वर्ण हैं उनकी साम्यता है, तो वहाँ अनुप्रास होगा। पर उस इतनी बड़ी बात को, अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्, इतनी बड़ी परिभाषा को जो काव्य प्रकाशकार हैं उन्होंने मम्मट जी उन्होंने बहुत कम शब्दों में लिखा, कहा वर्ण साम्यम अनुप्रासः, यानी वर्ण की साम्यता ही अनुप्रास है। हमने 2 परिभाषाएं लिखी हैं, आपको जो पसंद हो आप वह याद कर सकते हैं। आपसे पूछ सकता है CUET एग्जाम में कि वर्ण अनुप्रास अलंकारस्य परिभाषा का, तो आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सी परिभाषा है, कौन से ग्रंथ से लिखेंगे आप। तो यह काव्य प्रकाश के अष्टम उल्लास से ली गई है, क्षम्यतां, यह नवम उल्लास से ली गई है, वर्ण साम्यम अनुप्रासः। और यह जो नीचे वाली परिभाषा है वह साहित्य दर्पण से ली गई है, 10वां परिच्छेद। जो साहित्य दर्पण है वह परिच्छेद में विभक्त है और काव्य प्रकाश उल्लास में विभक्त है। तो वर्ण साम्यम अनुप्रासः आप यही लिखें तो उचित रहेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और बहुत गहरे शब्दों को अपने आप में समा रही है। वर्णों की साम्यता ही अनुप्रास है, सामान्य सा अर्थ इसका यही है। तो उन्होंने, अब हम इसके भेद जान लेते हैं और फिर भेदों के भेद। अभी हमने अनुप्रास के 2 भेद सुने थे कि अनुप्रास के 2 भेद हैं, एक शब्दानुप्रास, एक वर्णानुप्रास। अब वर्णानुप्रास के भी 2 भेद हैं, एक क्षेक और एक वृत्ति।
ऐसा ही लिखा मम्मट जी ने कहा, छेक वृत्ति गतो द्विधा वर्ण साम्यम अनुप्रासः। यह पहले पाद में उन्होंने कहा कि वर्ण की साम्यता ही अनुप्रास है। फिर अगले छंद के अगले पाद में कहा छेक वृत्ति गतो द्विधा, यानी छेक और वृत्ति इस गति से उनकी द्विधा अर्थात दो भाग हो गए, छेकानुप्रास और वृत्त्यनुप्रास। ऐसे दो भेद हो गए, किसके? अनुप्रास के। वर्णानुप्रास के दो भेद हो गए, छेकानुप्रास और वृत्त्यनुप्रास। फिर छेक का भी उन्होंने उदाहरण दिया। अनुप्रास की छेकानुप्रास की उन्होंने परिभाषा दी अगले पाद में, छंद के अगले पाद में, तीसरे पाद में, सौनेकस्य सकृत पूर्वः, यानी सहा कौन? वह छेकानुप्रास। पहला छेक पहले है तो छेक का ही परिभाषा दी छेकानुप्रास की। तो सहा अर्थात वह अनुप्रास, अनेकस्य अर्थात एक से अधिक, न एकः इति अनेकः, जो एक नहीं है वह अनेक है। अब वह आधा भी हो सकता है, डेढ़ भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, या जो भी मान लीजिए आप, पर एक नहीं होना चाहिए, तो उसको अनेक कहेंगे, ना एकः अनेकः। तो अनेकस्य अर्थात एक से अधिक व्यंजन का सकृत अर्थात एक बार उसका वो हो, आवर्तन हो उसके, एक बार जो आवृत्ति हो, एक बार जो उसकी साम्यता हो, एक बार जो उसको बोला जाए, उसी को हम छेकानुप्रास कहेंगे। किसको कहेंगे? जो अनेक वर्ण, एक से अधिक व्यंजन का सकृत अर्थात एक बार जो सादृश्य है, जो साम्यता है, वही छेकानुप्रास है। सकृत अर्थात एक बार उसका जो आवृत्ति होगी वही। एक उन्होंने उदाहरण भी दिया इसके लिए, यह देखिए इसका उदाहरण, ततोरुण परस्पंद मंदीकृत बपुः शशि दध्रे गाम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम। यहाँ पर आप देखेंगे, हमें इसका अर्थ नहीं जानना है क्योंकि यह शब्दालंकार है। अर्थालंकार होता तो हमें इसके अर्थ में घुसना होता, पर यह शब्दालंकार है, अर्थात इसलिए हम इसके शब्द से ही जान लेते हैं, पर इसका अर्थ भी बहुत सरल सा ही है। ततः अर्थात उसके बाद, अरुण अर्थात सूर्य या सूर्य का सारथी जो हो, परिस्पंद अर्थात उसके संचरण से, उसके घूमने से मंद कांति बढ़ जाती है। मंदीकृत बपुः अर्थात शरीर मंदीकृत हो जाता है। कौन? शशि। ऐसा मंदीकृत शरीर वो धारण कर लेता है। कैसे? और एक उदाहरण दिया, किस प्रकार से? जिस प्रकार से कामिनी अपने काम परिक्षाम के बाद, यानी अपनी रतिखिन्न जो काम क्रिया है, उस काम क्रिया के बाद जो कामिनी के कपोल हैं, उसके जो गाल हैं, वह शुभ्रता धारण कर लेते हैं, पांडुता धारण कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अर्थ में, शब्दों में देखेंगे तो मंदी, यहाँ पर जो परिस्पंद का नदा है और मंदी का नदा है, दोनों में समानता है, दोनों में सकृत आवृत्ति हुई है, अर्थात एक बार आवृत्ति हुई है। तो सौनेकस्य सकृत पूर्वः, यानी अनेक वर्ण की एक बार आवृत्ति। तो यहाँ अनेक वर्ण हैं, नदा दो वर्ण हैं और नदा दो वर्ण हैं, दोनों की एक बार आवृत्ति हुई, यानी सकृत अर्थात एक बार आवृत्ति। एक बार तो लिखा है, नादा एक बार है और उसकी दूसरी बार आवृत्ति हुई है। ठीक, दूसरी पंक्ति में अगर आप देखेंगे तो दध्रे काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम। यहाँ गंड और पांडुता दोनों में अणादा और अणाडा दोनों की आवृत्ति हुई है। अणा दो एक बार आवृत्ति हुई है और एक बार लिखा गया है, तो दोनों में आप देख सकते हैं। पर यहाँ पर आप देखेंगे तो वही अर्थ निकलेगा कि दोनों में स्वरों का भेद है। यहाँ मंद में नादा है वह अकार स्वरूप है, अकार है उसमें, दकारोत्तरवर्ती अकार है। तो वहीं जो मंदी है, मंदीकृत बपु, तो वहाँ पर नादा है, वह दकारोत्तरवर्ती इकार है उसमें। तो नीचे भी आप देखेंगे तो गंड में डकारोत्तरवर्ती अकार है और अगले जो पांडुता है उसमें डकारोत्तरवर्ती उकार है। दोनों में स्वरों की भिन्नता है, पर स्वरों की भिन्नता पर ना ध्यान देकर हमें व्यंजनों की समानता पर ध्यान देना है, व्यंजनों की साम्यता पर ध्यान देना है। यह उदाहरण हुआ हमारा छेक का। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं वृत्त्यनुप्रास का। पहले पढ़ा था हमने छेक वृत्ति गतो द्विधा सौनेकस्य सकृत पूर्व, यानी पूर्व वाले की जो है वह एक वर्ण की अनेक
अनेक वर्ण की एक बार आवृत्ति, सकृत एक बार आवृत्ति। अब यहाँ हो गया एकस्याप्य सकृत परा, यानी एक की अपि अर्थात भी से यहाँ तात्पर्य लीजिए आप पहले वाली यानी असकृत। वह यहाँ पर एक से अनेक बार भी हो सकती है उसकी आवृत्ति, एक ही वर्ण की अनेक बार भी आवृत्ति हो सकती है भी से, और एक आवृत्ति भी हो सकती है। तो जो वृत्त्यनुप्रास है उसकी परिभाषा है एकस्याप्य सकृत परः। एकस्य अर्थात एक की, अपि अर्थात भी, एक की भी, असकृत यानी अनेक एक न एक है, वहाँ था सकृत मतलब एक बार, तो यहाँ अनेक, असकृत अर्थात अनेक, यानी अनेक आवृत्ति हो। भी से लीजिए आप सकृत यानी एक बार आवृत्ति। अब इसके तीन भेद हैं। आपने साहित्य के तीन गुणों के बारे में सुना होगा, माधुर्य, ओजः, प्रसादः, ये तीनों गुण हैं। तो इन्हीं तीन गुणों के ऊपर तीन वृत्तियाँ भी हैं, और वृत्ति अर्थात उन्हीं तीनों गुणों की तीन वृत्तियाँ ली जाएंगी, उन्हीं तीन वृत्तियों के ऊपर उदाहरण दिया जाएगा। तो जो माधुर्य गुण आपने सुना होगा, माधुर्य गुण के ऊपर उपनागरिका वृत्ति है। जो ओज गुण है उस ओज गुण के ऊपर परुषा वृत्ति है। प्रसाद गुण है उस प्रसाद गुण के ऊपर कोमला वृत्ति है। तो इन तीनों वृत्तियों के तीन उदाहरण भी आपको याद करने होंगे। आपसे पूछ सकता है कि अनुप्रास अलंकार अंतर्गत वृत्ति अनुप्रास के कितने भेद हैं, अर्थात कितनी वृत्तियां हैं। तो आपको तीनों वृत्तियों के नाम लिखने पड़ सकते हैं, या उदाहरण सहित पूछ ले तो उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। तो हम पहले जान लेते हैं। माधुर्य में माधुर्यता होती है, जल्दी समझने वाली वृत्ति होती है। ओज में थोड़ा कठिनाई पड़ती है, परुषा वृत्ति होती है, अर्थात थोड़ा कठोरता होती है उसके अंदर। प्रसाद में कोमलता होती है। तीनों वृत्तियों के हम जान लेंगे उदाहरण, उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे की ओर। अनुप्रास अलंकार अंतर्गत वर्णानुप्रास के द्वितीय भेद वृत्त्यनुप्रास के बारे में जो पहली वृत्ति है माधुर्य गुण, उस माधुर्य गुण के अंतर्गत जो वृत्ति आती है उपनागरिका, उसका लक्षण लिखा है माधुर्य व्यंजकैर्वर्णैः उपनागरिकोच्यते। इसका उदाहरण भी है अनंगरंग प्रतिमं तदंगम भंगीभिरंगी कृतमानतांग्यः कुर्वन्ति यूनां सहसा यथैताः स्वान्तानि शान्ता परिचिन्तनानि। अब यह होती क्या है, जैसे टा वर्ग है, टा वर्ग को छोड़कर भी स्पर्श संज्ञक, स्पर्श यानी का वर्ग, चा वर्ग और ता वर्ग, पा वर्ग, ये चार वर्ग कक्कादयो मावसानाः जो उसमें जो आते हैं सभी वर्ण, और अपने वर्ग के अंत वर्ण जैसे कि गा, या, णा, ना, यह और माँ से संयुक्त होकर जो मधुर वर्ण ध्वनि के उत्पादक हुआ करते हैं, और साथ ही लघु अर्थात हिरस्व वर्ण से व्यवरहित रेफ और नकार भी। समास इसमें असमास होते हैं और मध्यम समास होते हैं, यानी ज़्यादा बड़े बड़े समासों का प्रयोग नहीं किया जाता। और रचना उपर्युक्त माधुर्य व्यंजक वर्ण वाली है। यह आप देख रहे हैं, यह रचना माधुर्य व्यंजक वर्ण वाली है। आपको सुनकर जो आनंद की अनुभूति हुई होगी, वही आनंद की अनुभूति होती है अलंकार को सुनने से। तो हमने एक बार सुना भी था हमने, हारादिवत लंकारा हतेनुप्रासो पमादयः। तो वह हार के भांति हमारा जो शरीर को शोभा बढ़ाता है, हार हमारे गले की शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार बनाता है। माधुर्य व्यंजकैर्वर्णैः उपनागरिकोच्यते, यह इसका लक्षण हो गया। और फिर उसका भेद, उसका उदाहरण अनंगरंग प्रतिमं तदंगम भंगीभिरंगी कृतमानतांग्याः कुर्वन्ति यूनां सहसा यथैताः स्वान्तानि शान्ता परिचिन्तनानि। तो अब यहाँ देखिए, हमने पढ़ा था कि सकृस्यापि यानी एक वर्ण की भी अनेक आवृत्ति होती है। सकृस्यापि सकृस्यापि एकस्याप्य सकृत पढ़ा, यानी एक वर्ण की भी अनेक या एक बार आवृत्ति हो सकती है। तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति भी मिले, अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति या अनेक आवृत्ति भी मिल जाएंगी, और एक वर्ण की भी आपको अनेक आवृत्ति मिल जाएंगी या एक आवृत्ति मिल जाएंगी। हम पहला चरण अर्थात पहली जो पंक्ति है वह लेते हैं। अनंगरंग प्रतिमं तदंगम, यहाँ पर गा
नगा नागा की 2 बार बहुत बार आवृत्ति है। अनंग, रंग, तदंग, भंगी, रंगी, मानतांग्या, यहाँ पर गा और गा की आवृत्ति बहुत बार हुई है। और फिर यदि आप वहीं पर ध्यान से देखेंगे तो जो भा है, भा की 2 बार आवृत्ति हुई है। भा एक वर्ण है, यानी वह एक है, न एक वह, और उसकी सकृत आवृत्ति हुई है, यानी एक ही बार हुई है। भंगी और भी 2 बार हुई है, पर स्वर का परिवर्तन हुआ है, पर आवृत्ति एक ही बार हुई है। तो वहीं रा की भी 2 बार आवृत्ति हुई है। रा भी एक ही वर्ण है। यहाँ रंग प्रतिमम और रंगीकृत मानतांग्या, तो यह पहली पंक्ति हुई। दूसरी पंक्ति में भी आप देखेंगे तो कुर्वन्ति यूनां सहसा यथैताः स्वान्तानि शान्ता परिचिन्तनानि, यहाँ भी नाता की बहुत बार आवृत्ति हुई है। कुर्वन्ति में, फिर स्वान्ता में नाता, शांता में नाता और परिचिन्तनानि में नाता। और भी कुछ वर्ण हैं, जैसे ना वर्ण है, ना की भी आवृत्ति हुई है, स्वांतानी में भी हुई है और यूनाम में भी, परिचिंतनानी में भी हुई। यहाँ एक वर्ण की अनेक आवृत्ति हुई। ऊपर हमने पढ़ा था रा वर्ण की 1 बार आवृत्ति हुई थी, वह एक वर्ण था पर एक ही बार आवृत्ति हुई थी। अब यहाँ पर एक ही वर्ण है और उसकी अनेक बार आवृत्ति हुई है, ना की 3 बार आवृत्ति हुई है यहाँ पर। तो वहीं और देखिए आप सहसा में 2 बार सा की आवृत्ति हुई। तो यहाँ जब आपने देखा होगा कि एक वर्ण की अनेक आवृत्ति या एक वर्ण की एक आवृत्ति, और यह अनेक वर्ण की अनेक आवृत्ति या अनेक वर्ण की एक आवृत्ति, यही वृत्त्यनुप्रास है। वृत्त्यनुप्रास का पहला भेद माधुर्य वृत्ति आपने पढ़ ली। अब हम इसके अगले भेद की ओर चलते हैं। अगला जो वृत्ति है वह ओज गुण है और परुषावृत्ति है। तो परुषावृत्ति का लक्षण होता है ओजः प्रकाशकैस्तैस्तु परुषा। इसमें थोड़े बड़े बड़े समासों का प्रयोग किया जाता है, यानी एक एक पद के समासों का प्रयोग किया जाता है। एक एक पूरे पाद का समासों का देख पा रहे हैं आप, इतने लंबे लंबे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपके अंदर भी कुछ अलग ही स्फूर्ति आएगी, कुछ अलग ही आनंद आएगा। मूर्धना मुधवृत्तवृत्ता विरल गल गल द्रक्त संसक्त धारा। मूर्धना मुधवृत्तकृत्ता विरल गल गल द्रक्त संसक्त धारा। धौते शांग्री प्रसादोपनत जय जगज्जातमिथ्या महिम्नाम। कैलासोल्लासनेच्छाभ्य व्यतिकर पिशुनोत्सर्पिदर्पोद्धुराणाम। दोषणां शैषां किमेतत्फलमिह नगरीरक्षणे यत्प्रयासः। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मूर्धना, तो मुँह की आवृत्ति हुई, माँ की आवृत्ति हुई, फिर आगे ता ऐसी आवृत्ति हुई, और फिर ला की बहुत बार आवृत्ति हुई है, गा की 1 बार आवृत्ति हुई है, ये आप देख रा की भी 1 बार आवृत्ति हुई है। और फिर जो दूसरा पाद है उसमें भी ता की आवृत्ति हुई है, जा की आवृत्ति हुई है, या की आवृत्ति हुई है, मी की आवृत्ति, माँ की आवृत्ति हुई है। फिर तीसरे पाद में ला की कैलासोल्लासने छाभ्य व्यतिकर, यहाँ व्या की आवृत्ति हुई, या की कहिए। फिर पिशुनों में यहाँ रा की भी आवृत्ति हुई है, पा की आवृत्ति भी हुई है, सा की आवृत्ति भी हुई है। तो यही आवृत्ति होती हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक वर्ण की बहुत बार या बहुत वर्णों की 1 बार आवृत्ति होती है, ना एकः अनेकः, यानी अनेक वर्ण की 1 बार, और एक वर्ण की अनेक बार या एक वर्ण की 1 ही बार, ऐसी भी आवृत्ति आपको देखने को मिलेंगी। अब तीसरी वृत्ति की ओर चलते हैं। अगली वृत्ति है हमारे सामने कोमला वृत्ति। कोमला परई ही है, लक्षण है, और इसको ग्राम्य वृत्ति भी कहा जाता है। जो गांव के लोग बोलते हैं, सरल सिंपल बोलते हैं, हम सीधा समझ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यह भी वृत्ति होती है। इसमें भी जो लिखा जाता है वह सीधा होता है, सिंपल होता है। आप एक ही बार में इसको सुनने में, यदि आपने संस्कृत का थोड़ा बहुत भी अध्ययन किया होगा तो आप इसका अर्थ समझ जाएंगे। तो इसे कहा गया अपसारय घनसारम कुरुहारम दूर एव किम कमलैः अलमलमाली मृणालैरिति वदति दिवानिशं बाला। यह इसमें आप देख पाएंगे तो सार 2 बार आया है। तो यहाँ यानी 2 वर्णों की 1 बार आवृत्ति हुई, अनेक वर्णों की 1 बार आवृत्ति हुई। फिर वहीं आप रा को देखेंगे तो रा की अनेक बार आवृत्ति है, और कम का की भी आवृत्ति है। फिर दूसरे जो पंक्ति है, दूसरी पंक्ति में भी ला की आवृत्ति है, माँ की आवृत्ति है और टी की आवृत्ति है। तो आप देख चुके होंगे यह कोमला परई। हिंदी में आपने एक
पंक्ति अवश्य सुनी होगी, कनक कनकते सौगुनी मादकताधिकाय, या खाए बोराए जगबा पाए बोराए। तो वहाँ पर जो कनक कनक शब्द है उसमें जो दोनों के अर्थ भिन्न है तो वहाँ यमक अलंकार है। ठीक उसी प्रकार से भी हमारा एक लाटानुप्रास भी होता है। शाब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पर्य मात्रतः, यानी तात्पर्य मात्र का ही भेद होता है लाटानुप्रास में, शब्द वही होते हैं। जैसे कनक कनक वहाँ 2 बार आया पर दोनों में अर्थ अलग था, यहाँ भी शब्द वही आएंगे पर उनका शब्द का अर्थ एक ही होगा, अलग अर्थ नहीं होगा। बहुत सुंदर उदाहरण दिया। पहला जिसका जो भेद है पदानाम सह, यानी पदों का क्या, इसमें सिर्फ थोड़ा 1-2 वर्णों का ही अंतर होता है, बाकी सब समान ही होंगे। देखिए उदाहरण दिया, यस्य ना सभिदे दयिता दवदहनस्तुहिन तुहिनदीरितस्य, यस्य चा सभिदे दयिता दवदहन तुहिन दीरितस्य। बहुत ही सुंदर इसका अर्थ भी है। जिस प्रकार इसका शब्दों का जाल रचा गया है कि जिसके पास स्त्री है, दयिता है, और जो दयिता के साथ है वह व्यक्ति उसके लिए कितनी भी प्रियतमा है, जिसके पास उसके लिए जो शीतांशु है, जो चंद्रमा है, वह दावानल के समान होकर, जिसके साथ जो प्रियतमा है जिस व्यक्ति के साथ, उसके लिए दावानल भी शीतांशु चंद्र है। और यस्य ना सभिदे दयिता, जिसके पास स्त्री नहीं है, पत्नी नहीं है, प्रियतमा नहीं है, उसके लिए शीतांशु चंद्रमा भी दावानल के समान है। दावानल एक प्रकार की अग्नि होती है, अग्नि का नाम है दावानल। तो जो दवदहन अर्थात जो दावानल, जो वन में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है, जिसके साथ प्रियतमा है वह, उसके लिए दावानल भी चंद्रमा के समान शीतल है। यानी जिसके साथ उसकी जीवन संगिनी है, प्रियतमा है, और जिसके साथ प्रियतमा नहीं है, जीवन संगिनी नहीं है, यस्य ना सविधे दयिता, जो पहली पंक्ति है वह, जिसके साथ पत्नी नहीं है, प्रियतमा नहीं है, संगिनी नहीं है, उसके लिए चंद्रमा भी दावानल के समान है। यहाँ प्रियतमा का अर्थ मत लीजिए, यहाँ आप ऐसा अर्थ लीजिए कि कोई सलाहकार जिस व्यक्ति के पास नहीं है, जो व्यक्ति किसी से सलाह नहीं लेता है, सलाहकार नहीं है, वो उस व्यक्ति के लिए छोटी से छोटी समस्या भी बड़ी समस्या हो सकती है। और जिसके पास कोई सलाहकार है, कोई जो उसकी सहायता करने वाला है, उसके लिए बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी समस्या हो सकती है। ज़रूरी नहीं है स्त्री ही आपके साथ हमेशा रहे, ठीक है। तो सलाहकार मानिए आप यहाँ पर, मतलब कोई जो आपको मार्गदर्शक, मार्ग दिखाने वाला हो। यदि आप जानते हैं कि उस मार्ग से आपने नया मार्ग देखा है, नहीं जानते कि उस मार्ग पर क्या माहौल है, तो आप ऐसे व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं जो उस मार्ग से गुजरा हो, तो वह आपको बता सकता है। अगला उदाहरण देखते हैं। लाटानुप्रास का अगला भेद है पद का। हमने पहले देखा था पदों का, अब पद का। उसमें पदानाम था, षष्ठी बहुवचन था, अब षष्ठी एक वचन है। पद का भी, यानी एक पद का भी यदि अर्थ समान है और वह उसकी पुनरावृत्ति हुई है तो वहाँ पर भी लाटानुप्रास का पद अलंकार होगा। तो कैसा उदाहरण दिया, वदनं वरवर्णिन्याः तस्याः सत्यं सुधाकरः कौन पुनः कलंक विकलो भवेत्। यहाँ सुधाकरः 2 बार आया है, दोनों का एक ही अर्थ है। सुधाकर का अर्थ भी चंद्रमा है और दूसरे सुधाकर का अर्थ भी चंद्रमा ही है, इसलिए दोनों शब्द यहाँ पद हैं, मतलब दोनों पद एक पद की ही पुनरावृत्ति हुई है और उस पद का भी अर्थ समान है। वहाँ भी कनक कनक 2 समान ही अर्थ, मतलब अर्थ तो उनके भिन्न हैं पर थे दोनों एक ही। शब्दों का जो स्वरूप है वह स्वरूप एक ही था। यहाँ भी सुधाकर का अर्थ भी एक ही है और स्वरूप भी एक ही है। अगला उदाहरण देखते हैं। लाटानुप्रास के अगले 3 उदाहरण का एक ही उदाहरण है, इसलिए उनका भी हम प्रयोग करते हैं। लाटानुप्रास के अब 3 भेद हैं, तो आपको यहाँ लिखा है वृत्त्यावन्यत्र तत्र वा नामना सह वृत्त्योश्च। तो आपको पता होना चाहिए वृत्ति क्या होती है। यदि आपने लघु कौमुदी का अध्ययन किया होगा तो लघु कौमुदी के केवल समास प्रकरण में एक उक्ति आती है, उसमें लिखा है कि कृत्तद्धित समासैक शेषनात्यंत धातु रूपाः पंचवृत्तयः। कृत्तद्धित समास, एक शेष और सनाद्यंत, ऐसी 5 वृत्तियाँ होती हैं। तो यहाँ पर जो हम वृत्ति मान रहे हैं वह समास वृत्ति है, यानी एकस्मिन् समासे भिन्न समासे भिन्ने समासे और समास और शब्द में, यानी एक ही समास में ऐसे 2 शब्द आएँ जिनका एक ही अर्थ हो,
और उनका स्वरूप भी एक हो। फिर भिन्न समास में यानी 2 समास में ऐसे शब्द आए जो एक ही तरीके से लिखे जाते हों, फिर यानी एक ही हों वो। फिर समास और शब्द में, अर्थात एक समास में हो और एक शब्द में हो। किस प्रकार से होगा देखिए, सित कर कर रुचिर विभा विभा कार कार धरणी धर कीर्ति पौरुष कमला कमला सापि तवैवास्ति नान्यस्य। यहाँ देखिए सित कर कर, यहाँ एक ही समास है, सित कर कर रुचिर विभा, यह एक ही समास है। तो एकस्मिन् समासे कर कर 2 बार आया। अब देखिए भिन्न समास में सित कर कर रुचिर विभा एक समास, फिर विभा कार कार ये द्वितीय समास। तो विभा इसमें भी आ रहा है, रुचिर विभा, और उसमें भी विभा कार कार। और आप देख सकते हैं दूसरा उदाहरण उसमें भी है, विभा कार कार, वहाँ भी कार कार 2 बार आ रहा है। तो वह भी एकस्मिन् समास का उदाहरण हो गया। फिर अगला समास और शब्द में पौरुष कमला और कमला। तो पौरुष कमला कमला ये दोनों एक शब्द अलग अलग हैं, समास और शब्द में हो गया। कमला शब्द है और पौरुष कमला एक समास है। तो यह इसका तीसरा उदाहरण भी हो गया। यानी जो अनुप्रास अलंकार अंतर्गत लाटानुप्रास है उसकी हमने 5 भेदों का अध्ययन कर लिया है। इन तीनों का उदाहरण यानी एक समास में 2 अलग अलग वर्ण और उन अलग अलग वर्णों का स्वरूप एक ही रहेगा, पर वह उनका जो अलग अलग आएंगे, जैसे कर कर है और विभा कार कार में कार कार है। फिर भिन्न समास में 2 वर्ण ऐसे हों, जैसे रुचिर विभा, सित कर कर रुचिर विभा और विभा कार कार, ये दोनों अलग अलग समास है, दोनों में एक ही पद आ रहा है, विभा विभा। ठीक उसी प्रकार अगला है समास और शब्द में। तो समास क्या है, पौरुष कमला, और शब्द क्या है, कमला। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ये बहुत बड़ी वीडियो थी। ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही अंतर होता है। ऑनलाइन में आप उतना ही समझ सकते हैं जितना कि आप कम समय में अधिक समझा पाएँ, और ऑफलाइन में तो आप जितना बोल सकते हैं उतना बोल सकते हैं। ऑफलाइन की बात होती थी, फिर बात कुछ अलग ही थी, पर हम ऑनलाइन में जितना अधिक से अधिक मैं बता पाया उसका प्रयास पूर्णतः किया मैंने। अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय तो संस्कृतम जय तो भारतम।